Hello students, today we do next chapter of biology for 10th class, means management of natural resources. Means how we manage different type of natural resources present around us. How we save our environment, how we save our natural resources, and how we maximum use of these resources for our daily life. First of all, we know the environment. Environment means the surrounding in which different type of living or non-living organisms are present, that is our environment. And natural resource means which are automatically present in our nature without help of a man, that is the natural resources. Some of our natural resources are coal, petroleum, forest, wildlife. All these are natural resources in our nature. Now why डू वी नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ सरफेस पे वो क्या है, लिमिटेड। अगर हम कॉन्टीन्यूस किन्हीं भी से भी रिसोर्स का अगर कॉन्टीन्यूटी में यूज़ करते रहेंगे तो वो रिसोर्स एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास सरफेस लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन हम इस तरह से करें कि वो आगे आने वाले टाइम में भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो सके। तो इस तरह उनकी मैनेजमेंट करना। सेकंड पॉइंट इज़ द प्रॉपर मैनेजमेंट, कि उन रिसोर्सेज का इस तरह से मैनेज करना, इस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से यूज़ करना कि वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो सके। ये नहीं है कि हमने यूज़ किया और थ्रो कर दिया। मीन्स वो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इस तरह से हो कि लंबे टाइम के लिए उन चीज़ों का प्रॉपरली यूज़ किया जा सके। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, ताकि हर एक पर्सन उसका बेनिफिट ले सके, उससे अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सके। प्रॉपर मैनेजमेंट इस तरह से मैनेजमेंट हो कि इन्वायरमेंट में डिस्ट्रक्शन कम हो और एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो, मीन्स नुकसान कम हो और फ़ायदे ज़्यादा हो। नाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एक बड़ा सा एरिया जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं हम फॉरेस्ट। देखो, क्रॉप फील्ड होता है जिसमें सिमिलर टाइप के लार्ज नंबर प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं क्रॉप। और जो फॉरेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं किसी भी एरिया पे, उसे कहते हैं फॉरेस्ट। और उसके अंदर जो भी डिफरेंट टाइप के एनिमल सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ। अब कहा जाता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, नेम द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, जो उस चीज़ पे हक जमाते हैं। कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन से दावेदार हैं जो उन चीज़ों पे अपना हक जमाएंगे। अब फॉरेस्ट है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट फॉर स्टेक होल्डर्स फॉर ए फॉरेस्ट। फर्स्ट इज पीपल, वो लोग जो जंगल के चारों ओर रहते हैं, जो अपनी लिविंग है वो उससे लेते हैं, दैट पीपल्स आर स्टेक होल्डर्स। मतलब वो सबसे पहले स्टेक होल्डर हैं उस फॉरेस्ट के। स्टेक होल्डर का मतलब दावेदार। सेकंड इज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो जंगल का डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट पर्सनस को जॉब पे रखते हैं, उसकी देखभाल के लिए वो लोग। थर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीन्स जो अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, कच्चे माल के लिए उन पे डिपेंड करते हैं, उनसे मटेरियल लेते हैं और बदले में उनको पैसा देते हैं, उनको दोबारा से रीग्रो करने के लिए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट। फोर्थ है वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, मतलब जो उन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उनको ओरिजिनल कंडीशन में रखने के लिए जो एडवर्टाइज करते हैं, उनको बचाने के लिए कुछ सोशल वर्क करते हैं, दैट पर्सन। तो ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं जो उस पर अपना हक जमाते हैं, जो उसके दावेदार है, जिनका राइट सबसे पहले होता है उस फॉरेस्ट पे। तो ये यहाँ पे यही बातें रिपीट की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे, उसके बाद आता है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर एक ऐसा मेजर प्रोग्राम जिसके थ्रू हम प्लांट्स को दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं, फॉरेस्ट को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज सिल्वीकल्चर। जो फॉरेस्ट ख़त्म हो गए या
गिर गए किसी वजह से, उनको दोबारा से रीग्रो करना, वो आता है सिल्वीकल्चर के अकॉर्डिंग। इसके एडवांटेज क्या है? आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिल्वीकल्चर? राइट, इट्स एडवांटेज। इससे लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल जो होता है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे। यह हमारे इन्वायरमेंट का वाटर साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सॉइल इरोजन, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ये बेनिफिट्स हैं जिनके थ्रू सिल्वीकल्चर प्रोग्राम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता केस ऑफ खेजरी ट्रीज़। खेजरी ट्रीज़ एक ऐसा वृक्ष है जिसको बचाने के लिए बिश्नोई कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। देखो, जो अमृता देवी बिश्नोई थी उसके ग्रुप ने 363 लोगों के पर्सन ने वहाँ पे अपना सेक्रीफाइस किया, लाइफ सेक्रीफाइस की, सिर्फ उस ट्री को बचाने के लिए। ये जोधपुर में प्रेजेंट है, केजरली गांव के पास, जहाँ पे लोगों ने या इन पेड़ों को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और जो भी अब इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड जुड़े हुए होते लोग हैं उनको अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यहाँ अब आता है हमारे पास चिपको आंदोलन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके स्कूल में टेस्ट के लिए भी। देखो, इसमें क्या था कि जो हिमालय में एक रेनी गांव में, गढ़वाल में ये था, जहाँ पर एक राजा ने कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जब उसके महल में लकड़ियों की कमी हो गई थी तो उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्टर एक गांव में चला गया जहाँ पे उसको वो लकड़ियाँ काटनी थी। लेकिन उसके मन में जब लालच हो गया तो उसने क्या किया, वहाँ के पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। तो जब वहाँ के जितने भी पर्सन थे वो सारे काम पे गए हुए थे, तो फीमेल थी, बच्चे थे, तो उन्होंने उसके पेड़ को हाथों से चारों तरफ से कवर कर लिया और फिर उनको प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बुलडोजर से उनको भी कटवा दिया, जिसके कारण इसका नेम चिपको आंदोलन रखा गया था। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। वहाँ के कहीं भी कोई भी फॉरेस्ट है उसके लोकल पीपल्स की क्या पार्टिसिपेशन है, उनका क्या योगदान है, जिनके थ्रू हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं लोकल पीपल। अगर कोई पेड़ गिर जाता है तो उसको दोबारा से रीग्रो करने में, अगर किसी वजह से कोई नुकसान होता है उसको दोबारा से कवर करने में, जो भी ये होते हैं उनमें वहाँ के लोकल पीपल है सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये केस एक है कि इन 1972 में जो वेस्ट बंगाल का एक फॉरेस्ट था जिसके अंदर साल फॉरेस्ट, मतलब साल एक पेड़ है जिसके फॉरेस्ट के पेड़ हैं वो सारे गिर गए थे। तो वहाँ पे जो AK बनर्जी नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर था उसने क्या किया, लोगों को कहा कि मैं तुम्हें लकड़ी दे दूंगा, उनके प्रोडक्ट्स दे दूंगा अगर आप मुझे हेल्प करते हो इन फॉरेस्ट को दोबारा से रीग्रो करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को भी बेनिफिट मिल गया और वहाँ फॉरेस्ट भी दोबारा से रीग्रो हो गया। इस तरह से जो ये फॉरेस्ट है वो दोबारा से डेवलप हो गया। तो इस तरह से लोकल पीपल अपना पार्टिसिपेशन देते हैं तो उससे फॉरेस्ट है वो दोबारा से रीग्रो हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना या रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि लोग अपने शौक के लिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की स्किन का यूज़ करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, एनिमल्स को किल करते हैं। तो किस लिए? सिर्फ अपने डेली लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने शौक के लिए, और उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करने के लिए। तो अगर हम उनका कॉन्टिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो वो थोड़े टाइम के बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उनको यूज़ करना, डेवलप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। सबसे पहले तो बैन होना चाहिए शिकार करने पे। दूसरा, अगर कहीं भी कोई भी वाइल्ड लाइफ एविडेंस में है और उसका शिकार किया जा रहा है तो ये रोकना चाहिए। और साथ में उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करनी चाहिए। टाइम टू टाइम उन फॉरेस्ट का सर्वे करना चाहिए कि कोई भी एनिमल वहाँ पे प्रॉपर
कंडीशन में प्रेजेंट है या नहीं है, और डिफरेंट रूल्स वगैरह डेवलप करने चाहिए जिनके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कंजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर फॉर ऑल, कि पानी है वो सबकी ज़रूरत है। पानी जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से वो बिल्कुल लेस है। देखो, रेन वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट रिवर्स में, ओशंस में, कैनल्स में डिफरेंट फॉर्म्स में फ़्लो करता है। ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, वेल्स, पॉन्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें भी ये चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन ये होते हुए भी पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ज़रूरतें भी ज़्यादा होंगी, और ज़रूरतें ज़्यादा होंगी तो पानी की कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, और डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स ग्रो की जा रही है जिनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, उनके कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने से भी पानी की कमी हो जाएगी। जो उनका चेंजिंग लाइफस्टाइल है आजकल, ज़्यादा पानी का यूज़ करना, उससे भी पानी की कमी होती जा रही है। और जो अनट्रीटेड सीवेज ट्रीटमेंट वाला पानी है वो भी सीधा लेक्स वगैरह में डालने से भी वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। डैम, डैम एक रिवर पे, कोई भी वाटर फ्लोइंग बॉडी पे जो एक कंस्ट्रक्शंस की जाती है जिससे पानी को रोका जाता है एक हाइट पे, दैट इज़ द डैम। डैम यूज़फुल क्यों है? डैम यूज़फुल है क्योंकि ये इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे वाटर की सप्लाई की जा सकती है। वाटर जहाँ पे पानी बिल्कुल लेस है उन सरप्लस एरिया में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये कहते हैं कि हमने डैम प्रिपेयर कर लिया, इसके फ़ायदे हैं लेकिन इसके नुकसान भी है। आपके पास ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डैम एंड दैट इट्स प्रॉब्लम्स, कि इससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम कि वहाँ डैम के पास जो भी लोगों के घर होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब पानी को एक हाइट से गिराया जाता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ की जो लाइफ होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और इकोनॉमिक, देखो कोई भी अगर हम डैम प्रिपेयर करते हैं तो वो किसी भी पर्सन के बस की बात नहीं होती, इसके लिए एक लार्ज अमाउंट में पैसे की ज़रूरत होती है जो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ही हो सकता है। अगर वहाँ के लोकल पीपल चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? पोल्यूशन, कि जब अनट्रीटेड वाटर डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है फ्लोइंग वाटर के अंदर तब उससे पोल्यूशन होता है। अब ये कहते हैं कि पोल्यूशन हो गया तो हम उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, फैक्टर कौन से हैं? फर्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। देखो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो वाटर के अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ये हार्मलेस है लेकिन वाटर के अंदर दूसरे हार्मफुल जर्म्स बैक्टीरिया की प्रेजेंस को वो इंडिकेट करेगा। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ पीएच। अगर पीएच आपने केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर में किया है, सेकंड चैप्टर में, जिसमें पीएच में आपने किया है कि जिसके बेस पे हम सॉइल की, वाटर की पीएच वैल्यू मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वाटर एसिडिक है या बेसिक है। उससे भी हम किसी भी वाटर की एसिडिटी या बेसिक स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो गंगा एक्शन प्लान है वो 1985 में जो लॉन्च किया गया वो गंगा के पानी को साफ़ करने से रिलेटेड ही था। उसके बाद आता है आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब जो बारिश का पानी होता है जिनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कोई भी पॉन्ड्स, लेक्स, राजस्थान में जैसे खादीन्स वगैरह, कुल्हास हिमाचल प्रदेश में, उन्हीं को मतलब सेम चीज़ों को अलग अलग नेम से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है। ये वाटर को स्टोर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका यूज़ हम वाटर की स्कार्सिटी में मतलब कमी में
कर सकते हैं, उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि वो वाटर जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता और स्प्रेड होने मतलब स्प्रेड नहीं होगा ग्राउंड पे, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। जो अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज़ होने से जो ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर पानी की अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरिया, जहाँ पे कच्ची जगह नहीं होती वहाँ पे सारा शहर का पानी नालियों के थ्रू कलेक्ट कर दिया जाता है और एक पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड सेंड कर दिया जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर आगे फ्यूचर पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। आने वाले टाइम में उसका यूज़ किया जा सकता है जब पानी की कमी होती है और ये वाटर पॉल्यूटेड भी नहीं होता। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल्स। ये वो फॉसिल्स हैं जो प्लांट्स एनिमल्स के डेड होने से, सॉइल के अर्थ सरफेस के नीचे बरीड होने से बनते हैं, और जब टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ का ज़्यादा हो जाता है तो वो दोबारा से फिर कोल पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लिमिटेड हैं, क्योंकि लिमिटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर हम कॉन्टिन्यूसली इनका यूज़ करते रहेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए इनकी कमी हो जाएगी और वो हमें अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए हमें इनकी कंजप्शन है वो कम करनी चाहिए और उसके लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वो सारे यूज़ करने चाहिए, जैसे प्रेशर कुकर फूड प्रिपेयर करने के लिए ताकि फ्यूल कम हो, कहीं भी जाना हो तो अपना पर्सनल व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना चाहिए, ताकि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई पर्सन्स ट्रैवल करते हैं तो जो फ्यूल की बचत होगी। सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए और जो फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम इनकी कंजप्शन को कम कर सकते हैं। इनसे पोल्यूशन भी क्रिएट होता है फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो जो एसिडिक रेन का कारण होगी। इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। अगर फ्यूल का कंबशन प्रॉपरली नहीं होता इससे डेथ भी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमें 3 R's का यूज़ करना चाहिए, मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। मीन्स उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करे, दोबारा से रिसाइकल हो सके और कंजप्शन भी कम हो। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर ऑफ आवर बायोलॉजी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।